और ये चौथे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, और 5वें मैं हूँ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे खुशी है कि जम करके चर्चा हो 4 दिन। मैं आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय आपका, 3 दिन नहीं 4 दिन रखे, जिससे कि जो शानदार बजट पेश किया गया, जिसको लेके पूरे सदन के अंदर विपक्ष में भी आलोचना करना दूसरी बात है, करना भी चाहिए आपको, परंतु उस दिन मैं देख रहा था और मैं बहुत पसंद था, सब लोगों ने चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक स्वर में मन के अंदर, किसी ने मन में, किसी ने शब्दों में, किसी किस रूप में उसकी तारीफ करी, उसको अप्रिशिएट किया। और ये बात मुझे कहते हुए गर्व है कि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, जिसके बारे में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो क्या ओकेजन था जब मैंने अपनी बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय वही ओकेजन था कि पूरी प्रेस के सामने इतना शानदार बजट आने के बाद में कोई क्वेश्चन था नहीं, वो क्वेश्चन पूछे गया। तो मैंने उचित समझा, जिस बजट को मैंने रखा है और हमारे पत्रकार मित्र सब उसको अप्रिशिएट करने में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो वादा करता हूँ उसको निभाऊँ कैसे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा कि और जो सदन की भावना भी होती है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। और उसमें से बात आ जाती है और हम सबके जिम्मेवारी बनती है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। फिर मैं बार बार कहता हूँ हम जनता के ट्रस्टी हैं, तो कैसे हम संवेदनशील बने रहें, कैसे हम लोग पारदर्शिता के साथ में काम करें और पारदर्शिता को हम लोग किस प्रकार से अंकुश लगा के करप्ट लोगों पर उनको दवा करके हम लोग कामयाब हो सकें और जवाब दें, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके प्रति जवाबदेही हमेशा रहें, मिलते रहें, सुबह शाम दोपहर को जब मौका लगे, और उनकी जो वाजिब समस्याएं हैं उनको दूर करने में हम लोग कोई कोताही नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष महोदय चुनाव हुए, असेंबली के हुए और हम लोग चुनाव जीत के आए और आपको प्रतिपक्ष में बैठना पड़ा। वो उस दिन तय हो गया था जब झुंझुनू में नारे लगे, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारे किसने लगाए? ये नारे किसने लगाए? ये आपके लिए विषय हो सकता है खोज का, कैसे नारा किसने बनाया, किसने लगाया। जिस प्रकार की आपकी सरकार चली 5 साल में, मैं आभारी हूँ नेता प्रतिपक्ष का। अभी 1 घंटे में इन्होंने घुमा फिरा करके, मैं तो आभारी हूँ इनका कि मेरी बजट को पूरा रिपीट कर दिया सदन के सामने को। और वही सारे आंकड़े आपने खुद ने स्वीकार किया, आंकड़े बनाने वाले बनाते हैं, और आंकड़े आपकी गवर्नमेंट चली तब भी बनाने वाले वही थे, आज भी वही है। तो जिस प्रकार आपने विधानसभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय आपने लोकसभा चुनाव की चर्चा छेड़ दी, वो तो इतिहास बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे, आश्चर्य नहीं। कैंपेन चलता है, कैंपेन चलता है, प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या है, बहुत घमंड में हो मुझे मालूम है। कैंपेन चलता है, प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या आपका, देश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उस पर कैंपेन चलता है। हम देश के लिए क्या विजन देना चाहते हैं, उसकी बजाय आप चुनाव को ले गए राष्ट्रवाद के नाम पर, सेना के बीच छिप कर आपने राजनीति करने लग गए, धर्म के नाम पर राजनीति करी। तो ये कोई जीत बहुत बड़ी जीत नहीं होती है,
जब दंगे होते हैं तो धर्म के नाम पर डिवाइड हो जाते हैं। उस प्रकार से राजनीति हुई देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें आप लोग कामयाब हो गए। 25 रुपये में आप लोग कामयाब हो गए, वो तो पूरा देश जानता है। इसलिए अब मोदी जी ने क्यों, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्यों जीतने के बाद में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर अपनी भाषा बदल दी? पूरी तरह अल्पसंख्यकों के बारे में अहम घमंड नहीं होना चाहिए। सांसदों के अंदर महात्मा गांधी के 150 जयंती मनाएंगे, 150 किलोमीटर यात्रा करेंगे। अरे जिस महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कौन लोग थे? मुझे नहीं कहा 70 साल तक महात्मा गांधी याद नहीं आए। आज हमारे उन महापुरुषों को, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे सरदार पटेल थे, चाहे अम्बेडकर थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, किस रूप में आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात तो किस रूप में करते हैं, देश जानता है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो व्यक्तित्व एक महान था, देश के लिए, दुनिया के लिए महान था, उसके बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है, मैं समझता हूँ कि इतिहास के पन्नों पर जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनकी वैज्ञानिक सोच, आधारभूत ढांचा खड़ा किया देश के अंदर, आज उस नींव पे खड़ा पूरा मुल्क उस व्यक्ति की देन थी। हम नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? हम नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? छात्र है, युवा है, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी, क्या समझेगी? इतिहास को जो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, वो जिंदगी में चाहे कितने बड़े पद पे आ जाओ अध्यक्ष महोदय, वो इतिहास कभी बना नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ, इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा, उस चुनाव का पोस्टमार्टम करना तो अलग बात करेंगे कभी, परंतु आज हम बैठे हैं यहाँ पर और जिस रूप में नेता प्रतिपक्ष ने, सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं, मैं इतना कह सकता हूँ दिल से कि कोई आलोचना की हो, चाहे वो अपने विचार बजट की जो मद रखे गए हैं उनकी तारीफ की हो, आलोचना करने वालों को भी अवगति तभी देंगे कि उसमें क्या तत्व है, क्या उसके अंदर शिकायतें हैं, क्या उनके पॉइंट हैं। उसके ऊपर अगर हमारा बस चलेगा तो हमें कोई संकोच नहीं होगा उनको कैसे हल किया जाए। मेवाड़ की बात आपने कर दी। अंत में सरकार सबकी होती है, किसी एक जिले की या संभाग की नहीं होती है। आपको याद होगा पिछली बार में इसी मंच से आपको ही मैंने कहा था यहाँ पर, जब आपने पीड़ा बताई देवास योजना की और आपकी गवर्नमेंट ने 20-25 करोड़ मुश्किल से रखे थे, मैंने वादा किया था आपसे मैं उसको पूरा करूँगा। हमने उसको पूरा करके दिखाया, ये आपको मालूम है। हमने उस वक्त में जो सपना देखा था मेवाड़ का, एक जब अध्यक्ष महोदय आपके प्रयास से जब रेल मंत्री बने थे, मैं वो कुछ फैक्ट्री लेके आए थे भीलवाड़ा के अंदर, वही मेवाड़ का हिस्सा है। दूसरी तरफ बांसवाड़ा के अंदर हमने हिम्मत करके रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा रेल लाइन बिछाने का काम, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी इस शर्त के साथ मंजूर करवाया, 250 करोड़ जमा करवा दिया हमने। और उसके बाद में क्या हुआ, 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगने थे। किसे कहते हैं? एक प्राइवेट सेक्टर में, एक स्टेट सेक्टर के अंदर। पर इस बात को आगे तारीफ करेंगे, क्या कारण थे वो सब गायब हो गए? क्या कारण था? आदिवासी वाली यूनिवर्सिटी बनाई हमने, गोविंद गुरु का नाम आपने रखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम बदलने की तो आपके फितरत के अंदर है, पार्टी के अंदर, केंद्र हो चाहे राज्य हो। तो मैं भी बताऊंगा, आप हमें दोष दे रहे हो। परंतु यूनिवर्सिटी को, आप तो बहुत एजुकेशन में रहे हुए हैं, अगर उदयपुर में यूनिवर्सिटी रहती तो पूरे आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे पढ़ते, उद्वर्ग के लोग पढ़ते, इंटरेक्शन होता उनका, उनके व्यक्तित्व में निखार आता। क्या कारण था कि उसको शिफ्ट कर दिया वहाँ बांसवाड़ा के अंदर? आदिवासी वहाँ रहते ही हैं वहाँ तो,
उदयपुर में एक्सपोजर होता, उससे आपको वंचित कर दिया आप लोगों ने। बात छोटी सी है, पर सदियों के लिए बनी थी यूनिवर्सिटी, पर आपकी पार्टी के लोगों ने, आपकी सरकार ने जिस प्रकार से हमेशा व्यवहार किया है, क्या कारण था कि आपने, हम लोग रोज बोलते हैं कि आपने रिफाइनरी लेट कर दी, आपने करौली, टोंक और बांसवाड़ा को जोड़ने नहीं दिया, मेमो को फैक्ट्री आपने बंद कर दी, मेट्रो आने नहीं दी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उसके अलावा जिस प्रकार से योजना बदलते हैं, राजीव गांधी शिक्षा संकुल बना हुआ था, शिलान्यास के पत्थर उनके नाम से, उद्घाटन उनके नाम से हुआ, धारीवाली थे हमारे मंत्री उस वक्त में। आप बताइए, कोई कारण होता है क्या कि आपने उसका नाम बदलने लग गए? मैंने 5 साल में एक बारी आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कहलाया था, आप गलत काम कर रहे हो, मेरा सुझाव है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़ी हस्ती देश की है, संस्कृत के विद्वान थे। इसकी बजाय जोधपुर में हमने बनाई आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, आप उसका नामांकन कर दीजिए, पूरा देश उसको अप्रिशिएट करेगा। और इसका नाम जो भारत रत्न मिला राजीव गांधी को भी, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका नाम बढ़ाने में तुक नहीं होगा। आज इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, वहाँ पर पत्थर लगे हुए शिलान्यास और उसके उद्घाटन के, और आपकी सरकार ने उसका नामांकन बदल के रही, हमारी बात को नहीं माना। फिर भी हमने सरकार बनने के बाद में जब पुनः हम सत्ता में आए, तो जो मैंने सुझाव दिया था, हमने इसका नामांकन शील नहीं किया जोधपुर के अंदर। और जोधपुर यूनिवर्सिटी जो आयुर्वेद की है, उसका नाम फिर भी हमने डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम में रखा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप बात करते हो नाम बदलने की, राजीव गांधी सेवा केंद्र, अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री थे दिल्ली में, आपका नाम रखा हुआ था पूरे देश के लिए, रास्ते के लिए नहीं था वो नाम। क्या कारण था कि आपने, आपका तो नाम बदल दिया हम लोगों ने 4 योजनाओं का। हमने नाम नहीं बदला 4 योजनाओं का, काम ही बदला साथ के अंदर, जो आपको मालूम पड़ेगा। बजट इम्प्लीमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा, नाम नहीं बदले गए, साथ में काम नहीं बदले गए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि फिर मैंने कहा अटल सेवा केंद्र कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न मिले हुए हैं, उनको भी प्रधानमंत्री देश के। हमने कहा हमारी गवर्नमेंट वापस आएगी, हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं बदलेंगे, पुनः राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र करेंगे, ये हमने कहा था। परंतु हाईकोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि स्टेट गवर्नमेंट नाम बदल नहीं सकती है, क्योंकि केंद्र का नाम पूरे देश के अंदर है, तब जाके वापस राजीव गांधी सेवा केंद्र हुआ। क्या तुक था? अध्यक्ष महोदय, आप जब पहले शिक्षा मंत्री थे मेरे साथ, पंचायत राज मंत्री थे, तब आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती वर्ष था उस वक्त राजस्थान का, तो आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला 23,000 खोली हम लोगों ने। क्या दुख था? सरकार बदली, आपने उन सबको गायब कर दिया। क्या दुख था? कोई है जवाब आपके पास में? इसलिए जिस प्रकार से महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी 150 वर्ष मनाएंगे हम लोग, आप लोग मनाने निकले हो, मुझे मालूम है। कम से कम मेरी तरफ से आप कहना सबको, कम से कम निकलने पहले महात्मा गांधी जीवनी जो है सत्य के प्रयोग, वो कम से कम पढ़ ले पहले, उसके बाद नहीं आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। हर सरकार प्रयास करती है अच्छा वित्तीय प्रबंधन हो, चाहे कहने के लिए कुछ भी कहे, आलोचना करे, पर आंकड़े गवाह होते हैं। आंकड़े वही होते हैं जो सरकार के होते हैं, एजी के होते हैं, एजी के होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर बजट पेश किया गया है हम लोगों ने, और वो आंकड़े वही हैं जो कि आपके पक्ष के बने हुए थे, उसी को आगे अपडेट किया गया है। इसलिए मैं उन आंकड़ों में वहाँ पर रिपीट करूँगा तो टाइम लगेगा। इतना कह सकता हूँ 2010-11 से हम लोगों ने रेवेन्यू सरप्लस छोड़ा था 1054.84 करोड़, 11 में छोड़ा था 3,357.45 करोड़, 12-13 में था
हमारे अंतिम वर्ष में 3,451.22 करोड़, और जब आप छोड़ के गए हैं एवं डेफिसिट जो हमें मिला है विरासत में, वो मिला है 29,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट मिला है। अब आप कहते हैं कि और जीडीपी के हिसाब से देखें तो 3.9 लाख करोड़ का कर्ज जो कि जीडीपी का 33.47% होता है, जबकि हमारे समय में ये कर्ज उस वक्त में जो 1.29 लाख करोड़ था, जो जीडीपी का 23.58 ही था। इतना बड़ा फर्क है। आप ये कहते हैं कि बिजली कंपनियों के कारण से कर्जा बढ़ा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कंपनियों का कर्जा बढ़ा, बिल्कुल ठीक है आपने, मैं स्वीकार करता हूं कि उसमें हमारे वक्त में ज़्यादा कर्जा बढ़ा था। और अभी कह दिया साथ में आपने कि आपके कारण से उत्पादन बढ़ा राजस्थान के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा 5 साल में कौन सा बिजली का आपने बनाया राजस्थान का नया, बता दीजिए मुझे। हमारे वक्त में हमने छबड़ा के अंदर 6602 सुपर क्रिटिकल, जो पहली बार तकनीकी आई थी देश के अंदर, हमने छबड़ा में बनाया, जो चालू हो गया है। हमने सूरजगढ़ में बनाया, 9 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, उसको भी आपने डिले कर दिया 5 साल। एक आप चाहते तो ये काम जल्दी पूरा हो सकता था, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे हर काम को डिले करने के लिए मैं समझता हूँ कि सोची समझी, मैं क्या कहूँ, सोच होगी, चाल कहूँगी ठीक नहीं लगेगा, पर क्या कारण था उसको आपने डिले कर दिया हमारे हर काम को। हमने तो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अभी भी 49,318 करोड़ का प्रावधान किया। अभी किसान, महिला और युवा हमारी प्रायोरिटी के अंदर है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का सहयोग हम चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके वक्त से ही मेरे पास आंकड़े हैं। केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है हमारी स्टेट का, पता नहीं 18-19 से ही 1,458 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जब आप सरकार में थे। 9 महीने आपके थे, 3 महीने हमारे थे। और 19-20 के अंदर भी अभी से ही 1,949 करोड़ की कटौती कर दी गई। कैंप फंड है वो 1800 करोड़ का मिलता है, वो भी जारी नहीं करी सरकार। और तो और जो हमारा हक बनता था आरबीआई बोरोइंग का, आरबीआई के माध्यम से बोरोइंग का, मुझे जाना पड़ा अभी वित्त मंत्री महोदय के पास में दिल्ली के अंदर, तब जाके वो रिलीज हुआ है। इस प्रकार से सरकारें बदलती है, परंतु इस प्रकार की सोच जो है वो नहीं बदलनी चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार आपकी पार्टी की सरकार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें आप पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी राजस्थान बनी है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि मिलके करना ज़्यादा उचित होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें आप हमें कोई कमी नहीं रहेंगे, और आने वाले वक्त के अंदर आप पूरी तरह में सहयोग करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में इन्होंने कई बातें कही, पर मैं कहना चाहूँगा, और इसलिए मैंने कहा भी था उस वक्त में, सोच समझ के कहा कि उनके बेबजट फिजूल खर्ची के बहुत किस्से हैं, लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से है। अध्यक्ष महोदय, ये मैंने सोच समझ के कहा था। आप बताइए, भामाशाह योजना का कार्ड, एक कार्ड बनता, सरकार बदलती है, क्या देश में कहीं हुआ कि उस पर मुख्यमंत्री का फोटो लगे, पार्टी का झंडा हो उसके ऊपर, झंडे का रंग हो और फूल अंकित हो? वाह, क्या कहने, फूल अंकित हो। देवानी जी, अजमेर आने वाले विधायक महोदय, ठीक कह रहा हूं मैं? आप बताइए, पार्टी के झंडे का कलर फूल
कमल का फूल अंकित और मुख्यमंत्री महोदय का फोटो। हाँ, क्या कहना है आपका, अब बताइए। पूरे कार्ड में महोदय, कार्ड बनाने में, छपाने में, वितरण करने में, बनवाने में 314 करोड़ में खर्च कर दिए। बताइए कोई तू कैसे, कोई ये एक अपराध है, अपराध है, अपराध है ये। टेक्नो हब डाटा सेंटर अच्छा बना, बहुत अच्छा, विकसित राष्ट्र के लिए बना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। 531 करोड़ का प्रोजेक्ट टेक्नो हब, पता नहीं वो कब काम आ पाएगा। अभी तो खाली दो स्टार्टअप निकले, हमारे खाली 2 स्टार्टअप निकले। डाटा सेंटर बड़ा काम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बन गया है, हम उस पर ताला नहीं लगाएंगे। ताला लगाते हैं सगाने पर, कोई ताला नहीं लगेगा आप स्कीम पर। सारी स्कीमें आपकी बनाई हुई है, चाहे हमें पसंद है नहीं है, ताला कोई नहीं लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। हम चाहेंगे कि आपकी सरकार ने जो फैसले कर लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में फैसले तो आगे बढ़ने चाहिए, बंद करने क्या तुक है। बिना बजट के 1000 करोड़ रुपये, वाह वाह, 1000 करोड़ रुपये आपने बांट दिए मुफ्त में स्मार्टफोन का वितरण करके। बहुत आलोचना करी हमारे सब साथियों ने, आपने कोई परवाह नहीं करी, कोई परवाह नहीं करी, कोई परवाह नहीं करी। चुनाव रिपोर्ट लगभग 9,000 करोड़ के काम आपने बिना बजट के पास कर दी, जो मैं कह चुका हूँ। रिसर्जन राजस्थान, मैंने अध्यक्ष महोदय ये रिसर्जन राजस्थान प्रोग्राम खत्म होते मैंने कहा था ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्नेह मिलन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही हुआ है, वही हुआ है। 3,38,518 वाह, इन्वेस्टमेंट आएगा। आया कितना? 11,577। और खर्च कितना कर दिया, कोई हिसाब नहीं। 3.42% आया, 3.42% खाली आया बजट जो घोषणा की आप लोगों ने। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, क्या तरीका निकाला आपके मुख्यमंत्री महोदय ने और आप लोगों ने, जो भी थे उसमें। पता नहीं चुरू जाने वाले विधायक महोदय उस वक्त में कहाँ थी, आई डोंट नो, पता नहीं। यूनिस जी गए, आप गए, कोई तो गया होगा बाहर विदेश में। पर अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विदेश यात्राएं जो किसी संगठन के माध्यम से की गई, सरकार ने उसको आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स, अरे सरकार भेजती है अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जाए, एक बार जाए, 5 बार जाए, मंत्री लोग जाए, एमएलए को भेजे, सरकार भेजती है। प्रोसेस होता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, सरकारी खर्च दिखाया जाता है, सब कुछ संभव है। पर आपने एक एजेंसी को हायर करके लमसम अमाउंट दे दिया उनको, 50 करोड़ 40 करोड़ जो भी दिया होगा, और वो टिकट खरीद रहे हैं, वो आपको बाहर भेज देने, बाहर बुला वापस आओ। क्या नया तरीका निकाला आपने। एग्रीगेट ग्राम आयोजन किया गया, 50-60 करोड़ तो फूंक दिया आपने रिसर्जन राजस्थान में। ये जांच का विषय है, बिना टेंडर, बिना बिल, बिना कुछ भी किए हुए देते के पैसे लुटाते गए। शानदार प्रोग्राम होना चाहिए, उद्योगपतियों को खुश करके भेजो आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे हमारे संग अच्छे रहने चाहिए। अरे भाई सुनो, क्या होगा उसका, ये तो जांच होनी चाहिए इसकी, तो मेरा मानना है। पूछ लेना पहले, पूछ लेना भैया, पूछ लेना। एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एमओ हुए 6,000 करोड़ के, आया कितना? 631 करोड़ रुपए, 631 करोड़ का। और पहले कितना खर्च हुआ? 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बड़े बड़े आयोजन किए गए। निःशुल्क लैपटॉप, निःशुल्क लैपटॉप हम नहीं बांटे थे, 1,12,000 के आसपास आप नहीं बांटे
करते हैं। हालांकि हमने 80 करोड़ काम चला लिया, आप लोगों ने 250 करोड़ खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। परंतु मेरा शिकायत ये है, लैपटॉप खोलो, इनबिल्ट प्रोग्राम बना दिया उसका, इनबिल्ट। नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप खुलते ही लैपटॉप को मुख्यमंत्री महोदय की फोटो, मुझे मुख्यमंत्री फोटो से ऐतराज नहीं है, मुख्यमंत्री जी सबकी प्यारी होती है, चाहे आम जनता हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, पर फोटो लगा है उसके अंदर। आप जितनी बार खोलोगे उतनी बार आपको फोटो नजर आएगी, जितनी बार खोलो। और एक और काम किया, वो परमानेंट हो गया है, और साथ में नेट से जोड़ दिया खुद के अकाउंट पर। अगर आप इंटरनेट चलाओगे तो भी मुख्यमंत्री फोटो दिखेगी, आप उनका जो बनाया हुआ नेटवर्क में जो होम पेज किया, होम पेज वो दिखेगा आपको। क्या अच्छी बात है, ये फिजूल खर्चे नहीं है तो क्या नहीं हुआ देश के अंदर। हम चिल्लाते रह गए, NSSO जो भारत सरकार का संगठन है, उसके आंकड़े जो आते हैं, जो 70 साल से बना हुआ है, उसके पहले बना होगा, उसके आधार पर सब विभागों के काम वर्ष योजना बनती आगे की बनती है। पर मुझे दुख है कहते हुए आंकड़ों छिपा गया, क्योंकि 6.1% बेरोजगारी आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा थी उस वक्त में। और उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उन आंकड़ों को मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अन्नपूर्णा योजना बड़ी अच्छी योजना है, भोजन सस्ता मिलता है और मजबूत होनी चाहिए, पर जिस रूप में इसको बनाया गया उसमें कई तरह की शिकायत आ रही है, कई गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय इनको ठीक करने के प्रयास करें। गौरव पद की बात की नेता प्रतिपक्ष महोदय ने, अच्छी स्कीम थी वो, अच्छी आपने ठीक कहा, अच्छी क्वालिटी की वो गौरव पद बने, सिर्फ 1 किलोमीटर हर गाँव में, वो भी अच्छे लगता है, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ अच्छा है। कीचड़ रहता था, ये काम अच्छा भी हुआ है, पर हमने जो विकास पथ बनाया है उसमें उनको और हम इम्प्रूव करना चाहेंगे। वॉल टू वॉल जो गौरव पथ में नहीं है, और साथ में नाली भी होगी, साथ में पानी भरे नहीं, बात करनी ये भी मुझे खुशी है कि आपने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की तारीफ करी, आपने तारीफ करी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ आप बहुत भावुक हैं। खाली आप तो जब कैमरा के सामने आते हैं तो पता नहीं आप कहाँ चले जाते हैं। हमारे पत्रकार में तो बैठे हुए हैं, कैमरा आया नहीं और फिर आप ऐसे भड़कते हैं कि किसी को नहीं बरसते हैं। ये दवा वास्तव में योजना अच्छी है, और भामाशाह योजना आई है, मान लीजिए 3 लाख तक का। आयुष्मान भारत भी हमने लागू कर दिया राजस्थान के अंदर, आपने नहीं किया था, आपके मुख्यमंत्री महोदय ने उस वक्त में कह दिया कि हमारी तो भामाशाह चल रही है और हम लागू नहीं करेंगे, पर हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में हमने उसको लागू राजस्थान में कर दिया है। और ध्यान रख रहे हैं कि डुप्लीकेट किसी का नहीं हो, ये पूरी तरह हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पर हमने अभी उस योजना को भी, क्योंकि उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष महोदय एक फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो शामिल है, तो वही उसमें भाग ले सकते हैं, उन्हीं को फायदा मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारी योजना थी पहले वाली, 104 दवाएं पहले थी, 70 दवाएं, और हम लोग उसमें ये 4 दवाएं शामिल कर रहे नहीं, और 70 ज़्यादा नहीं शामिल कर रहे हैं, जिससे कि और मजबूत हो। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं है, BPL के हैं, उनको लाभ मिले, ये हमारा प्रयास जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा, पहले हमने जांचें फ्री की थी, ब्लड टेस्ट है या सोनोग्राफी है, या अब हमने तय किया है CT स्कैन MRI की तरह। ये हमारे, मैंने प्रस्तुत बजट में कहा है कि ये SMS में अभी सीनियर सिटीजन के लिए और BPL के लिए फ्री है। इसको हम तमाम मेडिकल कॉलेज तक ला जाएंगे, और साथ में एंजियोग्राफी पर भी हमने कहा है, एंजियोग्राफी भी फ्री करेंगे सरकार के।
अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी है जो मैं समझता हूँ कि जब पक्ष हो जब विपक्ष हो, सभी एक समान दुखी हैं। चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, मॉब लिंचिंग में आप सब दुखी हैं, होना ही चाहिए, क्योंकि एक मानव का जान चली जाए ये कैसे सहन कर सकता है। यहाँ धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा सब सदस्यों से, एक मानव हमारे परिवार का व्यक्ति को जाए और उसको गलत फहमी मार के कोई लोग मिलकर के कितना दुख होता है, कौन मर जाता है, क्या हो जाता है। पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं चाहे यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कई राज्य हो, ये घटनाएं हो रही है। मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ मॉब लिंचिंग पे, एक ऑनर किलिंग पर, एक लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करते करते शादी कर लेते हैं और परिवार के लोगों को सहन नहीं होता है, क्या उनको हक है मारने का। ऐसी घटनाएं हुई है, वो तो मीडिया में आई नहीं है। एक बहुत गंभीर घटना मैं खुद बता रहा हूँ आपको, शिवरी जिले की, जिसमें एक बच्चे, 2 बच्चे थे, शादी कर ली उन्होंने, दोनों मार दिया गया, जला दिया गया। क्या हो रहा है? ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई ऐसा कानून बने, ये हमारी मंशा रहेगी कि कानून ऐसा बनाए ये ऐसे लोगों को सबक मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के जो एक ऐसी सक्सेस थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधारभूत ढांचा, उस वक्त में आज़ाद हुआ मुल्क, तब बड़े बड़े कल कारखाने इस्पात के, बड़े बड़े बांध, बड़ी सोच, पंचशील सिद्धांत, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। पंचवर्षीय योजनाएं उन्होंने बनवाई, प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, IITs, IIM, एम्स, सब उसकी देन थी उस जमाने की। बहुत बड़ी सोच, दुनिया लोहा मानती है। उनके बारे में जिस प्रकार से आपकी पार्टी के लोग और सोशल मीडिया में क्या लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर जिनका दिल होगा अभी हो क्या रहा है। अगर आप इस प्रकार से एक महापुरुष के बारे में आप ये बातें लिखोगे तो क्या होगा, देश का क्या होगा। हमने तय किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, उसके अंदर ई लाइब्रेरी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, छात्र, युवा, आने वाली पीढ़ियां भी पंडित नेहरू के बारे में उनके संदेश को, उनकी जो पुस्तकें थी, भारतीय खोज, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको पढ़ सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके, देश के निर्माण में भागीदार बन सके। ईश्वर के हाथ में 10 करोड़ रुपये के मैं प्रावधान करता हूँ जिससे कि ये ई पुस्तकालय बन सके। अध्यक्ष महोदय, SC/ST अल्पसंख्यक के बालिकाओं की शादी पर हमने जो BPL है उनको हथलेवा के रूप में 21,000 रुपये देने का तय किया था। अब मैं इस मौके पर घोषणा करना चाहूँगा, इसके साथ में जो BPL, जितने BPL हैं, उन सबकी लड़कियों शादी पे की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने नेता पति महोदय, आपने कहा 4 नाम बदल दिए हमने, उसको आपको एतराज हो गया। और मैं कह रहा हूँ काम अलग होंगे, काम और बदलने की हमारी कोई मंशा उस पर नहीं है। पर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपने तो नाम बदले जो मैंने बताया आपको, राजीव गांधी शिखर संकुल, राजीव गांधी सेवा केंद्र, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, पद्माश्री अवार्ड कर दिया आपने। राजीव गांधी डिजिटल योजना लैपटॉप की थी, तो लैपटॉप मेरिटोरियस असिस्टेंट योजना का सब बदल दिया आपने। तो अभी केंद्र सरकार ने यही काम किया। इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, निर्मल भारत अभियान का नाम स्वच्छ भारत मिशन, JNNURM अमृत योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना, ज्योति योजना, ये सब तमाम मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूँगा
कि जिस रूप में सब बातें कही गई है, मैं अध्यक्ष महोदय, हमने आपने सवाल उठाया किसानों के जवाब उठाया, मैंने कोई आरोप लगाया नहीं आप पे। आपकी सरकार ने माफ़ किए कर्जे 50,000 तक के सिर्फ, और वो लघु सीमांत किसान के थे। अगर हमने घोषणा कराई, राहुल गांधी हमारे नेता उन्होंने घोषणा करी कि कर्जे माफ़ होंगे राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 10 दिन में, हम लोग करके दिखाया। हमने कहा आपने 50 किया और हमने कहा हम पूरा करेंगे, जितना भी कर्जा होगा सब पूरा करेंगे, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक के हों चाहे भूमि विकास बैंक के। उसको जोड़ दिया भूमि विकास बैंक में, जो आपके पास शायद नहीं था उसमें। और 1 लाख से ज़्यादा एकड़ जमीन या हेक्टेयर जमीन ऋण से मुक्त हो गई है। तो क्या गलत काम तो नहीं किया? मेरी शिकायत आपसे ये है, आपने माफ तो कर दिए, 8,000 करोड़ होने थे माफ, आपने सिर्फ बैंकों को 2,000 करोड़ दिए। सरकार बदल गई आपकी, वो भारी हमारे ऊपर आ गया। 9,000 करोड़ का था ही था, जो बिना बेड आपने पहले घोषणा की चुनाव जीतने के लिए, और बाद में ये आपने 6,000 करोड़ बाहर आ गया। तभी हमने स्वीकार किया कि हम कोऑपरेटिव बैंक के और भूमि विकास के पूरे कर्जे माफ करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सवाल है, मैं आपसे सहयोग चाहूँगा। आप कहेंगे हम दोनों जा सकते हैं दिल्ली के अंदर, केंद्रीय की नेशनल बैंक सब केंद्र के अधीन आती है। अगर उद्योगपतियों के कर्जे जो है वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है, एक मुश्त सेटलमेंट हो सकता है, तो क्यों नहीं किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकता? उनके 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ माफ हो जाते हैं, सेटलमेंट रहता है वापस। गलत परंपरा नहीं डाले प्लीज, गलत परंपरा। आपके बोलने से बड़े बच्चे क्या भी सुनता है। कटारे जी बोले प्लीज, हम नहीं बोले, इनके बेटे पर हम नहीं बोले, आपकी वजह से सिर्फ इसलिए हम शासन बना रहे थे। और ये उपनेता अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस मौके पर कहना चाहूँगा। हमारे शाहपुरा से आने वाले विधायक बैठे हुए हैं, जो आपकी जगह माननीय अध्यक्ष के रूप में थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड बनाया जिसको हम कभी भूल नहीं सकते जिंदगी के अंदर। क्या उनका रवैया था, किस प्रकार सत्ता पर उसको वो ध्यान रखते थे, किस प्रकार से वो हम लोगों को, जब लोग कम संख्या में आए थे, तब भी आप लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा कि भाई छोटे भाई की तरह बैठे हुए कम संख्या में हैं, जम के राजनीति करी और अध्यक्ष महोदय को दबाव दे देकर आपने क्या नहीं बुलवा दिया कुर्सी से। आप रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, हम उनको आप रिपीट नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम हमारे सबों के साथ न्याय करते रहें, जिससे कि कोई तकलीफ नहीं हम लोगों को अपनी बात कह सकें। अध्यक्ष महोदय, कई बातें कही गई है जिस पर मैं ज़्यादा सदन का टाइम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मानसून का जो है मिजाज कुछ लग रहा है देरी से आने का, और वो हम सब चिंता का विषय है पूरे देश के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। हालांकि अभी 12 जिलों में अकाल प्रभाव था, तो हमने पूरी व्यवस्था करी। विशेष रूप से जैसलमेर बाड़मेर में ऐसी स्थिति बन गई, हमें 30 करोड़ रुपये गायों के चारे के लिए देने पड़े थे। तो मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जो मानसून की जो स्थिति है, हम लोग सब बात रख रहे हैं, और दूसरी तरफ TDN जो है पाकिस्तान जाती है, उन्होंने आकर के डेरा डाल दिया है कई जिलों के अंदर। तो सरकार पूरी तरह सचेत है, ये मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हम ध्यान रहे किस प्रकार से आने वाले वक्त में अकाल होगा हमारे यहाँ पड़ते रहते थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके वक्त में उन्होंने कोई फैसले करवाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार हमारी थी, तो हम लोगों ने पहली बार आज़ादी के बाद में इनपुट सब्सिडी जो मैंने लगी है, आदान सब्सिडी, वो मिस्टर शरद पवार जब थे कृषि मंत्री, हरिराम बुड़क साहब के हमारे कृषि मंत्री, तब ये फैसला हुआ था। नंबर 1। नंबर 2,
ओला वेस्टर्न पहले वो भी क्राइटेरिया में था। जब हमारी गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर, तब हम लोगों ने फैसला करवाया था उस जमाने के अंदर। तो हम लोग खुद चिंतित देते हैं, अकाल हो, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो हम सब किस प्रकार मिलकर काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारा फर्ज बनता है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 40,000 करोड़ के बिल पेंडिंग है। ये आपको पता नहीं किसने फिगर दे दिए हैं। ट्रेजरी में वर्तमान मात्र 750 करोड़ के बिल पास होने की प्रक्रिया में है, जो पेंडिंग शैली में नहीं आते। ये प्रक्रिया होती है जो 750 करोड़ के बिल पास होने की प्रक्रिया में है। आपने कह दिया 40,000 करोड़ के बिल पेंडिंग पड़े हैं। बिल सामान्य प्रक्रिया के तहत ही पास होते हैं। बाकी अध्यक्ष महोदय, जो 91% राशि स्थानांतरित होना अनुमानित बताई गई है, वो मैंने बता दिया आपको, इतनी हो नहीं पा रही है। वो क्या मजबूरी है केंद्र की, वो तो आने वाला वक्त में मालूम पड़ेगा। उदय योजना के लिए मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बात ठीक कही गई कि आपने 65 करोड़ के 62,422 करोड़ रुपये कम करने के बावजूद भी, जो आपने कहा 3 लाख से अधिक का जो कर्जा हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उदय योजना को स्वीकार किया। उस वक्त में आप चाहते तो केंद्र सरकार से कह सकते थे कि ये संघीय ढांचा है देश के अंदर, और रिफॉर्म के अंतर्गत हमें कंपनी बनानी पड़ी राजस्थान के अंदर। और कंपनी में जो घाटा हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि बड़े बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट हम लोगों ने लगाने के लिए शुरू किए। ट्रांसमिशन सिस्टम को इतना मजबूत किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया कि 765 केवी की GSS जैसे पहली बार लगे तो हमने फागी के अंदर पंता में लगाया, 400 केवी के, 220 केवी के, 132 केवी के, 33 केवी के, उसके पूरा जाल बिछा। ऐसा कहाँ गया? कंपनियों के पास यही पैसा था जिसके माध्यम से हम लोगों ने, चाहे विंड हो चाहे वो आपका सोलर हो, सोलर पार्क बनाए बड़ा के अंदर, फलूदी तहसील जोधपुर के अंदर। तो काम हमारे वक्त में जो बिजली हुआ हो तो रिकॉर्ड होकर दे दीजिएगा। और आप कहेंगे अगली बार आप जो आगे मुझे देते हैं, मैं तो आपको यह भी तैयार हूँ कि मेरे अधिकारी लोग, जब हम सत्ता में नहीं थे तब तो आपका कोई अधिकारी आज तो चमकता था 49 के अंदर नहीं घुस जाऊँ गई तो मेरे ट्रांसफर नहीं हो जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आप कहोगे वो अधिकारी आपके घर आएगा, आपको ब्रीफ करेगा आपकी क्या शंकाएं हैं। ये हंस रहे हैं आपके साथी, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में थे। इन्होंने ना वसुंधरा जी ने पड़ोस का धर्म निभाया, इसलिए बार बार हंसते हैं ये। तो पूछो राजस्थान की परंपरा कैसा आपको मालूम है। सोलह साहब के जमाने आप बात करे थे। अब मेरा पक्ष विपक्ष के साथ अच्छे संबंधों की रही है। हाँ, उसमें कुछ भी हम कह दें, बार हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, परंतु संबंधों को बिगाड़ने का काम किसने किया? क्वेश्चन मार्क। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूँगा, उदय योजना का पैसा निकाल देते हम 62,422 करोड़, तब भी 2,46,963 करोड़ का कर्जा है, तो 90.10% अधिक है पिछली सरकार से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आंकड़ों के फेर में फंसेंगे तो कुछ नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि जो बजट पेश हुआ है वो किस प्रकार लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। हम चाहेंगे बजट क्या है, आपका हो या हमारा हो, बजट पेश करना एक बात है और बजट लागू करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहता हुआ, जो माननीय सदस्यों की जो मांगे थी उसको मैंने उचित समझा कि इस मौके पर मैं कुछ मांगों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को लेकर हम लोग सब चिंतित हैं, किस प्रकार से शिक्षा हम लोग प्रगति करें। और आज जो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी आ गया है, उसके बावजूद भी आम आदमी गवर्नमेंट कॉलेज की मांग करता है और बहुत पॉपुलर डिमांड थी। उसको देखते हुए मैंने तय किया अध्यक्ष महोदय कि लक्ष्मणगढ़ सीकर में, बैर भरतपुर में, करेड़ा भीलवाड़ा में
पाटन सीकर में, विराटनगर जयपुर में, परबतसर नागौर में, राजगढ़ चूरू में, फागी जयपुर में, बंजू बीकानेर में, शिकराज दौसा में, बस्सी जयपुर में, राजगढ़ अलवर में, बांदीकुई दौसा में, चाकसू जयपुर में, उज्जैन भरतपुर में, बामनवास सवाईमाधोपुर में, धोरीमना बाड़मेर में, छत्तरगढ़ बीकानेर में, चित्रवाना जालोर में, पीपलखूट प्रतापगढ़ में, शेपू धौलपुर में, सजनगढ़ बांसवाड़ा में, भिवाड़ी अलवर में, मंडलाल करौली में, बेरोड अलवर में 25 जगह महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ। कोतपुली जिला जयपुर, बछेड़ी जिला धौलपुर में, कोतपुली जिला जयपुर और बछेड़ी जिला धौलपुर में एक एक नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। किशनगढ़ पास जिला अलवर स्थित राजकीय महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तन किया जाएगा। किशनपौर जयपुर, राजगढ़ जिला चूरू, पीपलू जिला टोंक, मगरा पुंडला जोधपुर शहर में नए राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर को क्रमोन्नत किया जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय खंडेला को भी क्रमोन्नत किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में एक नए विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, नए विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बोली स्थित शास्त्री स्तर के महाविद्यालय को आचार्य स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ जिला चूरू में एथलेटिक्स एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। मकरा में एक नए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय रानी जिला पाली में मुंशी मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार महुआ जिला दौसा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के कैंप कोर्ट को स्थायी कोर्ट बनाया जाएगा। कई मान्य सदस्यों ने पंचायत समिति एवं नगर पालिका बनाने की बात कही है, क्योंकि अभी पूरे सीमांकन का कार्य चल रहा है अतः इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। वेर में ग्राम पंचायत हलेरा को उप तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। बाड़मेर जिले में गड्ढा रोड तहसील को उपखंड मुख्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। छिदमुख जिला चूरू उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। भंडारे जिला दौसा में उप तहसील बनाई जाएगी। जिला दौसा में राहुवास को नई तहसील बनाई जाएगी। बज्जू तहसील जिला बीकानेर में उपखंड कार्यालय बनाया जाएगा। अरई किशनगढ़ जिला अजमेर में उपखंड कार्यालय बनाया जाएगा। राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए अध्यक्ष महोदय, ये भी बड़ी समस्या हम सबके सामने है। मिलावटखोरी अपना आप में बहुत बड़ा जुर्म है, लोग इसे परेशान हैं। इसलिए हमने तय किया राज्य में मिलावटखोरी पर सख्त नियंत्रण करने के लिए PCPNDT एक्ट की तर्ज पर भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए विशेष कार्यदल लगाए जाएंगे। खाद्य विभाग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया जाएगा। उसी प्रकार ऑनर किलिंग के लिए भी सख्त कानून लाया जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अत्यधिक दबाव को देखते हुए मैं 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 50 बेडेड एडवांस मेडिकल ICU बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही न्यूरोलॉजी विभाग में 2 करोड़ रुपए की लागत से 10 बेडेड स्ट्रोक ICU बनाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में चल रही निःशुल्क पशु दवा योजना में अब 138 दवाएं उपलब्ध होगी। देश भर में इस समय महिलाओं के उत्पीड़न बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 6 माह में ही बलात्कार की लगभग 24,000 मामले सामने आए हैं। आजाने से इतनी गंभीर बात थी कि इसको देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी ने सत्य ही संज्ञान लेते हुए अपील दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जनहित याचिका दायर की है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूँगा, समाज में आप इस विभत्स बुराई को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजकीय विद्यालयों की कक्षा 10-12 के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत साथियों को मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूँ। कातोली सवाई माधोपुर रोड में जेल के पास चंबल नदी पर प्रस्तावित पुल की DPR तैयार करवाई जाएगी। बांसवाड़ा जिले में गलियाकोट बढ़िया रोड पर पुल का निर्माण करवाया जाएगा। डूंगरपुर जिले की 3 नदियों मोरेन, भाद्रक व भादर के संयुक्त क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना के तहत भूमिगत जन संरक्षण का कार्य किए जाएंगे। दूदू के CHC अस्पताल को उपजिला चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा, जिसमें ब्लड बैंक की स्थापना भी की जाएगी। सुजानगढ़ चूरू जिले में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार ने पिछली बार झुंझुनू में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी। पिछली सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अब उस यूनिवर्सिटी को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। अलवर जिले में पुलिस का एक नया जिला भिवाड़ी तथा थानागाजी में नया उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा। खीपकापुरा तहसील हिंडौन एवं बोरखेड़ा जिला कोटा में 33 kV का GSS स्थापित होंगे। खूब मानसा बांध उदयपुर वाटी का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उचित मूल्यों की दुकानों के आवंटियों को आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर वह उनके परिवार के आश्रित सदस्य को किया जाएगा। शाहपुरा जिला जयपुर में अलग से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। सीकरी नगर जिला भरतपुर में 132 kV का GSS स्थापित किया जाएगा। राज्य में 7 जिला मुख्यालय दौसा, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी ऐसे जिले हैं जहाँ पर टाउन हॉल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल होना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न तरह के गतिविधियाँ, सेमिनार, मीटिंग्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि हो सकते हैं। इस दृष्टि से इन 7 जगहों पर टाउन हॉल बनाया जाएगा। इस वर्ष में सिरोही और जैसलमेर में टाउन हॉल के कार्यभार में लिया जाएगा। राजस्थान रोडवेज पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट जूझ रहा है। रोडवेज के सुधार के लिए जहाँ एक तरफ विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी, उसी तरह साथ ही 2019-20 में भी रोडवेज को प्रति माह 20 करोड़ रुपए का अनुदान एवं 25 करोड़ रुपए RTIDF फंड से उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय तमाम सदस्य जिन्होंने डिबेट में भाग लिया उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी तमाम माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम मेरे बजट को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें, उसमें आप सबका सहयोग रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। की बैठक बुधवार दिनांक 17 जुलाई 2019 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।